आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो दिखाती है कि असली बुद्धिमत्ता कैसे तलवार से भी ज्यादा तेज हो सकती है। आई शैल सील द हेवेंस के चैप्टर 11 में मेंग हाओ का सामना होता है पब्लिक जोन की खूनी दुनिया से, जहां कल्टीवेटर्स अपनी जान दांव पर लगाकर स्पिरिट स्टोन्स के लिए लड़ते हैं। लेकिन हमारा नायक कोई साधारण योद्धा नहीं है, वो एक मास्टरमाइंड है जो खतरे को अवसर में बदल देता है। जब मेंग हाओ पहली बार पब्लिक जोन के किनारे पहुंचा तो उसके कदम अचानक रुक गए। सामने का नजारा इतना ब्रूटल था कि एक पल के लिए उसकी सांस फंस गई। यहां लगभग 20 कल्टीवेटर्स थे और हर एक की आंखों में मौत का खेल दिख रहा था। हवा में खून की गंध तैर रही थी और जमीन पर स्पिरिट स्टोन्स के टुकड़े बिखरे पड़े थे, जैसे किसी ने डायमंड्स को डर्ट की तरह फेंक दिया हो। ये कोई मामूली झगड़ा नहीं था। यहां लोग सच में एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे, सिर्फ स्पिरिट स्टोन्स के लालच में। उसने देखा कि कैसे एक कल्टीवेटर दूसरे के चेस्ट में सॉर्ट घुसाता है और फिर उसकी डाइंग बॉडी से स्पिरिट स्टोन्स निकालकर भाग जाता है। मरते हुए आदमी की आंखों में रिग्रेट था। शायद वो सोच रहा था कि क्या ये स्टोन्स वाकई उसकी जान के बराबर थे। ये सीन इतना शॉकिंग था कि मेंग हाओ को लगा जैसे वो कोई नाइटमेयर देख रहा है। ये देखकर मेंग हाओ के मन में एक विचार आया कि यहां तो रातों रात अमीर बना जा सकता है, लेकिन ये बेहद खतरनाक भी है। कल्टीवेशन के लिए, स्पिरिट स्टोन्स के लिए लोग अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। ये सच में इसके लायक नहीं है। उसने महसूस किया कि यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल चल रहा है, लेकिन फिटेस्ट का मतलब सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होना नहीं था। यहाँ मेंटल टफनेस और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट थी। लेकिन मेंग हाओ को स्पिरिट स्टोन्स की डेस्परेटली जरूरत थी। वो थर्ड लेवल ऑफ ची कॉन्डेंसेशन के पीक पर पहुंचने वाला था और उसे पता था कि आगे बढ़ने के लिए उसे मैसिव रिसोर्सेज चाहिए। हर कल्टीवेशन लेवल एक माउंटेन की तरह है। जितना ऊपर जाओ उतनी ज्यादा एनर्जी और रिसोर्सेज की जरूरत होती है। सीधे लड़ाई में जाना उसके लिए बहुत रिस्की था, क्योंकि यहाँ के कल्टीवेटर्स एक्सपीरियंस्ड किलर्स थे जो ईयर्स से इस ब्रूटल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहे थे। उनकी आईज में वो कोल्डनेस थी जो सिर्फ काउंटलेस बैटल्स और डेथ्स देखने के बाद आती है। लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अचानक उसकी आंखों में एक चमक आई, एक ब्रिलियंट आइडिया जो उसकी जिंदगी बदल देने वाला था। वो सोचने लगा कि हर प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, बस उसे सही एंगल से देखना पड़ता है। ये मोमेंट उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जहां फियर से करेज में, डेस्परेशन से डिटर्मिनेशन में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। उसने ऑब्जर्व किया कि यहां हर फ्यू मिनट्स में कोई न कोई घायल हो रहा है। कुछ लोग ब्लीडिंग कर रहे थे, कुछ के बोन्स टूटे हुए थे, कुछ का स्पिरिचुअल एनर्जी कंप्लीटली ड्रेन हो गया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ये सब लोग फाइटिंग कंटिन्यू करना चाहते थे, क्योंकि अगर वो रिट्रीट करते तो उनका पूरा इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाता। यहां का साइकोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स था। ग्रीड, डेस्परेशन, प्राइड और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सब मिक्स टुगेदर। उसने सोचा कि अगर ये सब लोग लड़ रहे हैं और घायल हो रहे हैं तो इन्हें मेडिसिन की जरूरत होगी, और मेडिसिन बेचना तो एक लेजिटिमेट बिजनेस है। यहां कोई भी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा था। सब सिर्फ फाइटिंग और लूटिंग में बिजी थे। ये एक परफेक्ट मार्केट गैप था जिसे कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा था। ये क्लासिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी था, अनमेट डिमांड और जीरो कंपटीशन। मेंग हाओ के मन में एक परफेक्ट प्लान बन गया। वो पिल कल्टीवेशन वर्कशॉप गया और अपने प्रेशियस स्पिरिट कॉन्डेंसेशन पिल्स को मेडिसिनल पिल्स के साथ एक्सचेंज करने लगा। वर्कशॉप में प्राइसेस काफी हाई थीं। एक स्पिरिट कॉन्डेंसेशन पिल के बदले में 10 फास्टिंग पिल्स मिल रहे थे। 3 से 10 पिल्स की डिफरेंट टाइप्स के लिए एक स्पिरिट कॉन्डेंसेशन पिल देना पड़ रहा था। ये रेट्स बहुत एक्सपेंसिव लग रहे थे, लेकिन मेंग हाओ जानता था कि इन्वेस्टमेंट के बिना रिटर्न नहीं मिलता। वर्कशॉप का एटमॉस्फेयर प्रोफेशनल था, लेकिन प्राइसेस देखकर लगता था जैसे वो कस्टमर्स को लूट रहे हों। वर्कशॉप का एटमॉस्फेयर बहुत प्रोफेशनल था। यहाँ के स्टाफ मेंबर्स एक्सपीरियंस्ड एल्केमिस्ट थे जो डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन बनाते थे। हर पिल का अपना स्पेसिफिक पर्पस था। कुछ ब्लीडिंग रोकने के लिए, कुछ बोन्स हील करने के लिए, कुछ एनर्जी रिस्टोर करने के लिए। मेंग हाओ ने केयरफुली सेलेक्ट किया कि उसे कौन सी मेडिसिन चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि बैटलफील्ड में कौन सी इंजरीज ज्यादा कॉमन होती हैं। उसने मार्केट रिसर्च की तरह ऑब्जर्व किया था कि कौन से वुंड्स ज्यादा फ्रीक्वेंट हैं। मेंग हाओ ने अपने 5 स्पिरिट कॉन्डेंसेशन पिल्स को अलग अलग तरह की मेडिसिन के साथ एक्सचेंज किया। उसके पास अब ब्लड कोएगुलेशन पिल्स, स्केलेटल रिलैक्सेशन पिल्स, एनर्जी रिस्टोरेशन पिल्स और कई अन्य हीलिंग मेडिसिन थीं। हर पिल को देखते हुए वो इमेजिन कर रहा था कि कैसे ये उसके बिजनेस स्ट्रैटेजी का पार्ट बनेंगे। ये इन्वेस्टमेंट उसके लिए बहुत सिग्निफिकेंट थी, क्योंकि ये पिल्स उसकी टोटल वेल्थ का मेजर पोर्शन थे। जब वो ये सब खरीद रहा था तो उसके मन में एक पुराना कहावत गूंज रहा था। संतों ने कहा है, अगर तुम खर्च नहीं करोगे तो प्रॉफिट नहीं कमाओगे। मैंने इस बार बहुत इन्वेस्ट किया है और मुझे बहुत रिटर्न मिलने वाला है। ये कैलकुलेटेड रिस्क था, लेकिन मेंग हाओ कॉन्फिडेंट था कि उसका प्लान वर्क करेगा।
उसकी कॉन्फिडेंस सिर्फ होप पर बेस नहीं थी, बल्कि सॉलिड मार्केट एनालिसिस पर बेस थी। अब असली गेम शुरू होने वाला था। मेंग हाओ वापस पब्लिक जोन पहुंचा, लेकिन इस बार वो एक कंप्लीटली अलग अवतार में था। उसने अपने सामने एक छोटा सा वुडन साइन लगाया जिस पर नीट हैंडराइटिंग में लिखा था पिल कल्टीवेशन वर्कशॉप आउटलेट। वो एक हार्मलेस स्कॉलर की तरह दिख रहा था, जैसे कि वो किसी पीसफुल एकेडमिक रिसर्च में एंगेज्ड हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना कन्विंसिंग था कि कोई भी गेस नहीं कर सकता था कि ये वही पर्सन है जो पावरफुल कल्टीवेटर है। उसका पूरा डिमीनर ही स्ट्रेटेजिकली बदल गया था। उसने अपने शोल्डर्स को स्लाइटली हंच किया, अपनी वॉकिंग स्टाइल को जेंटल बनाया और अपनी फेशियल एक्सप्रेशन को कंप्लीटली इनोसेंट रखा। कोई भी नहीं सोच सकता था कि ये सीमिंगली वीक पर्सन कितना कनिंग और पावरफुल है। ये एक परफेक्ट डिस्गाइज था, एक शीप्स क्लोथिंग में वुल्फ। उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी कन्विंसिंग थी कि एक्सपीरियंस्ड फाइटर्स भी उसे हार्मलेस समझ रहे थे। उसने अपनी मेडिसिन्स को केयरफुली अरेंज किया, जैसे कोई एक्सपीरियंस शॉपकीपर अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करता है। हर पिल टाइप को सेपरेट कंटेनर्स में रखा और एक स्मॉल प्राइस चार्ट भी बनाया। उसका पूरा सेटअप प्रोफेशनल लग रहा था, जैसे कि वो ईयर्स से बिजनेस कर रहा हो। ये अटेंशन टू डिटेल दिखाता था कि वो कितना मेटिकुलस प्लानर है। जल्दी ही बैटलफील्ड का केओस उसके फेवर में वर्क करने लगा। हर फ्यू मिनट्स में कोई ना कोई घायल हो रहा था और वो सब डेस्परेट होकर फाइटिंग कंटिन्यू करना चाहते थे। यहीं पर मेंग हाओ का अपॉर्चुनिटी था। उसका टाइमिंग परफेक्ट था। जब लोग मोस्ट वल्नरेबल और डेस्परेट होते हैं, तभी वो सॉल्यूशंस के लिए प्रीमियम प्राइस पे करने को रेडी होते हैं। मेंग हाओ ने बड़े ही पोलाइट और कंसर्न तरीके से उससे कहा, भाई, संतों ने कहा है कि घायल होकर अपनी जान जोखिम में डालना बुद्धिमानी नहीं है। आपके कंधे से काफी खून बह रहा है। अपने आप को मरवा देना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। उसकी वॉइस में जेन्युइन कंसर्न था, जैसे कि वो सच में उस पर्सन की वेलफेयर के बारे में सोच रहा हो। ये अप्रोच साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्टिव था, क्योंकि इंजर्ड पर्सन को लगा कि कोई उसकी केयर कर रहा है। घायल कल्टीवेटर ने गुस्से से जवाब दिया, चुप रहो, पिल कल्टीवेशन वर्कशॉप तो पहले से ही लूट है। वो 5 ब्लड कोएगुलेशन पिल्स के लिए एक स्पिरिट स्टोन मांगते हैं। तुम तो उनसे भी बुरे हो। उसकी फ्रस्ट्रेशन समझ में आने वाली थी। वो ऑलरेडी एक्सपेंसिव वर्कशॉप प्राइसेस से परेशान था और अब एक और एक्सपेंसिव ऑप्शन देख रहा था। उसकी वॉइस में डेस्परेशन और एंगर दोनों क्लियरली ऑडिबल थे। लेकिन मेंग हाओ का जवाब बिल्कुल काम और फिलोसॉफिकल था। उसने कहा, आप मेडिसिन नहीं खरीद रहे, आप अपनी जान खरीद रहे हैं। ये वर्ड्स इतने पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग थे कि कल्टीवेटर को सोचने पे मजबूर हो गया। ये एक ब्रिलियंट सेल्स पिच था, वैल्यू प्रोपोजिशन को कंप्लीटली रिफ्रेम कर देना। अब फोकस प्राइस पर नहीं था, बल्कि लाइफ की वैल्यू पे था। उसका अपोनेंट भी गुस्से से चिल्लाया, अगर तुमने मेरा काम बिगाड़ा तो इसे मारने के बाद मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। लेकिन मेंग हाओ अनपर्टर्ब्ड रहा। वो जानता था कि थ्रेट्स बिजनेस का पार्ट हैं, खासकर जब आप लोगों के इमोशंस के साथ डील कर रहे हों। उसका काम डिमीनर और भी इंटिमिडेटिंग था, क्योंकि ये शो करता था कि वो कंप्लीटली फियरलेस है। लेकिन मेंग हाओ का प्लान परफेक्टली काम कर रहा था। घायल कल्टीवेटर को ग्रेजुअली एहसास हो रहा था कि उसकी करंट कंडीशन में फाइटिंग कंटिन्यू करना सुसाइड होगा। उसका ब्लीडिंग बढ़ रहा था और उसकी एनर्जी ड्रेन हो रही थी। अगर वो अभी मेडिसिन नहीं लेता तो शायद वो नेक्स्ट अटैक सर्वाइव ही ना कर पाए। उसका फेस पेल हो रहा था और उसके हैंड स्लाइटली ट्रेम्बलिंग कर रहे थे। उसने फाइनली कहा, मैं खरीदूंगा। मेंग हाओ ने प्रोफेशनली एक ब्लड कोएगुलेशन पिल के लिए एक स्पिरिट स्टोन मांगा। प्राइस रीजनेबल लग रही थी, स्पेशली जब आप अपनी लाइफ की वैल्यू कंसिडर करते हैं। ये मोमेंट मेंग हाओ के लिए बहुत सैटिस्फाइंग था। उसका फर्स्ट सेल सक्सेसफुल हो गया था। लेकिन यहीं पर मेंग हाओ की असली चालाकी शुरू हुई। जब दूसरा कल्टीवेटर देख रहा था कि उसका अपोनेंट मेडिसिन ले रहा है और अपनी फाइटिंग कैपेबिलिटी रिस्टोर कर रहा है, तो वो भी पैनिक हो गया। अगर उसका अपोनेंट हील हो जाता और वो इंजर्ड रह जाता तो बैटल का आउटकम कंप्लीटली चेंज हो जाता। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर था जो मेंग हाओ ने डेलिबरेटली क्रिएट किया था। उसने भी डेस्परेटली मेडिसिन मांगी। मेंग हाओ ने क्लेवरली कहा कि उसके पास ब्लड कोआगुलेशन और स्केलेटल रिलैक्सेशन पिल्स दोनों हैं और वो कॉम्बो डील में 2 स्पिरिट स्टोन्स में दे सकता है। ये एक स्मार्ट बंडलिंग स्ट्रैटेजी थी। कस्टमर को लगता था कि उसे बेटर वैल्यू मिल रहा है। ये क्लासिक सेल्स टेक्निक था, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को पैकेज करके हायर वैल्यू क्रिएट करना। अब दोनों कल्टीवेटर्स के बीच एक इंटेंस बिडिंग वॉर शुरू हो गया। ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन था जिसका मेंग हाओ ने प्लान किया था। दोनों डेस्परेट थे, दोनों को मेडिसिन की अर्जेंट जरूरत थी और दोनों को लगता था कि अगर अपोनेंट को बेटर मेडिसिन मिल गया तो वो हार जाएंगे। ये प्योर मार्केट साइकोलॉजी का एग्जाम्पल था, स्कार्सिटी और कॉम्पिटिशन का कॉम्बिनेशन। 3 स्पिरिट स्टोन्स, एक ने डेस्परेटली चिल्लाया, उसकी वॉइस में पैनिक क्लियरली ऑडिबल थी। 4, दूसरे ने इमीडिएटली काउंटर किया, वो नहीं चाहता था कि उसका अपोनेंट एडवांटेज गेन करे। 5,
पहले वाले ने अपनी डेस्परेशन में बिड बढ़ाई। अब तक दोनों अपने फाइनेंशियल लिमिट्स को क्रॉस कर रहे थे। 6। दूसरे ने फाइनल ऑफर की तरह कहा। यह अमाउंट उसकी टोटल सेविंग्स का मेजर पोर्शन था। मेंग हाउ खुशी से देख रहा था कि कैसे ये दोनों उसकी मेडिसिन के लिए कंपीट कर रहे हैं। उसका प्लान परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा था। यह प्योर मार्केट साइकोलॉजी था। स्कार्सिटी क्रिएट करना, अर्जेंसी बिल्ड करना और कंपटीशन एनकरेज करना। वो एक नेचुरल ऑक्शनियर की तरह काम कर रहा था। उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में ये रिटर्न फिनोमिनल था। लेकिन अचानक सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो गई। एक कल्टीवेटर को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि मेंग हाउ ने उसकी फाइट में अननेसेसरी इंटरफेरेंस की है और उसका सिग्निफिकेंट नुकसान करवाया है। उसका अपोनेंट अब हील हो गया था और अब वो डिसएडवांटेज में था। उसका रेज इतना इंटेंस था कि उसकी आंखों में प्योर मर्डर का इंटेंट दिख रहा था। वो कल्टीवेटर बेहद गुस्से में मेंग हाउ की तरफ अटैक करने के लिए दौड़ा। उसकी आंखों में प्योर मर्डर का इंटेंट था। उसका स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लेयर हो रहा था और उसकी किलिंग ऑरा इतनी इंटेंस थी कि नियर बाय के लोग भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। वो सोच रहा था कि इस हार्मलेस मर्चेंट को लेसन सिखाना जरूरी है। उसका अप्रोच थ्रेटनिंग था, जैसे कोई प्रेडेटर अपने प्रे पर अटैक कर रहा हो। लेकिन यहीं पर सबको मेंग हाउ की असली पावर का शॉकिंग रेवलेशन मिला। जो पर्सन अब तक एक हार्मलेस स्कॉलर लग रहा था, वो अचानक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया। उसका पूरा ऑरा ड्रामेटिकली बदल गया। उसकी आंखों में एक स्टर्न और सॉम्बर एक्सप्रेशन आ गया। उसकी बॉडी लैंग्वेज कंप्लीटली चेंज हो गई। शोल्डर स्ट्रेट हो गए, पोस्चर कॉन्फिडेंट हो गया और उसके अराउंड एक पावरफुल एनर्जी फील्ड फॉर्म हो गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना ड्रामेटिक था कि लगता था जैसे कोई कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन खड़ा हो। जब अटैकिंग कल्टीवेटर उसके पास पहुंचा तो मेंग हाउ ने बिना किसी अपैरेंट एफर्ट के उसे कंप्लीटली डिफीट कर दिया। उसकी पावर इतनी ओवरवेलमिंग थी कि अटैक करने वाला कल्टीवेटर ग्राउंड पर क्रैश हो गया, जैसे कि उसे कोई इनविजिबल फोर्स ने स्लैम किया हो। सभी ऑनलुकर्स शॉक में रह गए। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना ड्रामेटिक था कि उन्हें लगा जैसे वो कोई मैजिक ट्रिक देख रहे हों। मेंग हाउ की मूवमेंट्स इतनी स्विफ्ट और प्रिसाइज थीं कि कोई भी प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं कर पाया कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। सबको सडनली पता चल गया कि मेंग हाउ थर्ड लेवल ऑफ की कंडेंसेशन पर है, जो कि उन सब की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा था। यहाँ के मोस्ट कल्टीवेटर्स फर्स्ट या सेकंड लेवल पर थे और थर्ड लेवल वाले को वो एक कंप्लीटली डिफरेंट लीग का प्लेयर मानते थे। जो पर्सन वीक और फीबल लग रहा था, वो एक्चुअली इतना पावरफुल था कि सबको लगा जैसे वो कोई ड्रीम देख रहे हों। ये रेवलेशन इतना शॉकिंग था कि कुछ लोगों के माउथ खुले के खुले रह गए। अटैक करने वाले कल्टीवेटर को इंस्टेंटली अपनी गलती का एहसास हो गया। वो समझ गया कि उसने किसी ऑर्डिनरी मर्चेंट को चैलेंज नहीं किया था, बल्कि एक हाई लेवल कल्टीवेटर को प्रोवोक किया था जो उसे इजीली क्रश कर सकता था। उसकी एरोगेंस इंस्टेंटली फियर में कन्वर्ट हो गई। उसका फेस पेल हो गया और उसके हैंड्स ट्रेम्बलिंग करने लगे। मेंग हाउ ने बड़े ही काम और बिजनेस लाइक तरीके से कहा, भाई मुझे लगता है आपने मुझे 6 स्पिरिट स्टोन्स का ऑफर दिया था। उसकी वॉइस में कोई एंगर नहीं था, कोई थ्रेट नहीं था, सिर्फ एक प्रोफेशनल रिमाइंडर था। यह अप्रोच और भी इंटिमिडेटिंग था क्योंकि ये शो करता था कि वो कंप्लीटली कंट्रोल में था। उसका टोन इतना कैजुअल था जैसे कि अभी कुछ हुआ ही ना हो। डिफीटेड कल्टीवेटर के पास कोई चॉइस नहीं था, उसे अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ा, क्योंकि अब सबके सामने ये क्लियर हो गया था कि मेंग हाउ उसे इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता था। उसने रिलेक्टेंटली अपने स्पिरिट स्टोन्स निकाले और पेमेंट की। उसकी मूवमेंट्स नर्वस थी, जैसे कि वो किसी डेंजरस एनिमल के सामने केयरफुली मूव कर रहा हो। मेंग हाउ ने अपने मेडिसिन बेची और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। उसका प्लान परफेक्टली सक्सेसफुल रहा था। उसने अपने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल टाइम्स रिकवर कर लिया था, और वो भी बिना कोई सीरियस रिस्क लिए। यह बिजनेस सक्सेस का परफेक्ट एग्जाम्पल था। मिनिमम इनपुट, मैक्सिमम आउटपुट। इस पूरे एपिसोड में मेंग हाउ ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि असली इंटेलिजेंस क्या होती है। उसने डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से बचा, लेकिन फिर भी अपना गोल अचीव किया। उसने डेंजरस सिचुएशन को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। यही तो है ट्रू कल्टीवेशन। सिर्फ फिजिकल पावर नहीं, बल्कि मेंटल एजिलिटी और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी। उसका अप्रोच मल्टी लेयर्ड था। पहले उसने मार्केट रिसर्च की, ऑब्जर्व किया कि कहाँ अपॉर्चुनिटी है। फिर उसने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की, अपने वैल्यूएबल पिल्स को मेडिसिन के साथ एक्सचेंज किया। उसके बाद उसने परफेक्ट पोजीशनिंग की, हार्मलेस कॉलर का फसाड बनाया, और फाइनली उसने ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन की। कस्टमर्स को कंपीट करवाया और प्राइसेस बढ़वाई। हर स्टेप केयरफुली प्लान्ड और परफेक्टली एग्जीक्यूटेड था। मेंग हाउ का यह अप्रोच बताता है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए सिर्फ फाइटिंग स्किल्स काफी नहीं है। आपको स्मार्ट होना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि कब अपनी रियल पावर को हाइड करना है और कब रिवील करना है। यह स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का परफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन था। उसने जो फसाड बनाया था हार्मलेस स्कॉलर का, वो उसकी प्रोटेक्शन भी था और स्ट्रैटेजी भी। लोगों को लगता था कि वो वीक है,
इसलिए वो उसे थ्रेट नहीं समझते थे, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो उसने अपनी ट्रू कैपेबिलिटीज दिखाई। ये परफेक्ट टाइमिंग था, ना पहले ना बाद में। ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज उसका ग्रेटेस्ट वेपन था। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में रिसोर्सेज की वैल्यू क्या होती है। स्पिरिट स्टोन्स के लिए लोग अपनी जान तक दे देते हैं। यहाँ वेल्थ और पावर डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। जितने ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स, उतनी ज्यादा कल्टीवेशन स्पीड, उतनी ज्यादा पावर। लेकिन मेंग हाओ ने एक अलग अप्रोच अपनाया। उसने वॉयलेंस को अवॉइड किया, लेकिन फिर भी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया। उसकी सेल्स पिच भी बहुत साइकोलॉजिकली क्लेवर थी। आप मेडिसिन नहीं खरीद रहे, आप अपनी जान खरीद रहे हैं। ये लाइन कस्टमर के पर्सपेक्टिव को कंप्लीटली चेंज कर देती है। अब वो प्राइस को एक्सपेंस नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट समझने लगता है। ये क्लासिक रीफ्रेमिंग टेक्निक है जो सक्सेसफुल सेल्स पीपल यूज करते हैं। ये इमोशनल अपील और लॉजिकल रीजनिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। बिडिंग वॉर क्रिएट करना भी उसकी मास्टर स्ट्रोक थी। उसने 2 डेस्परेट कस्टमर्स को compete करवाया, जिससे प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ गई। ये प्योर बिजनेस साइकोलॉजी है, डिमांड और सप्लाई का गेम। जब सप्लाई लिमिटेड हो और डिमांड हाई हो तो प्राइजेस नेचुरली इंक्रीज हो जाती हैं। मेंग हाओ ने आर्टिफिशियली स्कार्सिटी क्रिएट की और कंपटीशन को एनकरेज किया। जब उस पर अटैक हुआ तो उसका रिस्पॉन्स भी परफेक्टली कैलकुलेटेड था। उसने एग्जैक्टली उतनी फोर्स यूज की जितनी जरूरी थी, ना ज्यादा वॉयलेंस ना कम, बस इनफ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर ताकि सभी को क्लियर मैसेज मिल जाए कि वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। ये मेजर्ड रिस्पॉन्स था जो प्रोफेशनल की तरह था, इमोशनल रिएक्शन की तरह नहीं। अटैक के बाद वो फिर से अपने पीसफुल डिमीनर में वापस आ गया। ये शोज करता है उसका इमोशनल कंट्रोल और स्ट्रैटेजिक माइंडसेट। वो जानता था कि अननेसेसरी एग्रेशन से उसे कोई फायदा नहीं होगा। उसका गोल था बिजनेस करना, फाइटिंग नहीं। ये मैच्योरिटी और विजडम का साइन था। इस पूरे सिनारियो में मेंग हाओ ने प्रूव किया कि वो सिर्फ एक कल्टीवेटर नहीं है बल्कि एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट भी है। उसने डेंजरस एनवायरनमेंट को अपने फेवर में यूज किया। उसने लोगों की डेस्परेशन को अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनाया। ये एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो रिस्क को रिवॉर्ड में कन्वर्ट करने में एक्सपर्ट था। ये चैप्टर कल्टीवेशन वर्ल्ड की हार्श रियलिटी भी क्लियरली दिखाता है। यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल चलता है, लेकिन फिटेस्ट का मतलब सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होना नहीं है। मेंटल स्ट्रेंथ, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, अडेप्टेबिलिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। मेंग हाओ इन सभी क्वालिटीज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट इस चैप्टर में क्लियरली विजिबल है। वो सिर्फ एक नईव यंग कल्टीवेटर नहीं रहा, वो एक स्मार्ट बिजनेसमैन बन गया है जो अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकता है और उन्हें सिस्टमैटिकली एग्जीक्यूट कर सकता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन बताता है कि कल्टीवेशन सिर्फ पावर गेन करना नहीं है बल्कि विजडम गेन करना भी है। ये सीखना है कि कैसे डिफरेंट सिचुएशंस को इफेक्टिवली हैंडल करना है, कैसे अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना है और कैसे अपनी स्ट्रेंथ्स को मैक्सिमाइज करना है व्हाइल वीकनेसेस को मिनिमाइज। इस चैप्टर का क्लाइमैक्स बहुत पावरफुल है क्योंकि ये मेंग हाओ के डुअल नेचर को परफेक्टली कैप्चर करता है। वो एक पीसफुल स्कॉलर भी है और एक फॉर्मिडेबल कल्टीवेटर भी। ये डुअलिटी उसकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है क्योंकि ये उसे अनप्रेडिक्टेबल बनाती है। लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं जो उसका एडवांटेज बन जाता है। अंत में ये चैप्टर कंक्लूसिवली प्रूव करता है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में सक्सेस के लिए सिर्फ हार्डवर्क काफी नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। मेंग हाओ ने एग्जैक्टली यही किया। उसने अपनी इंटेलिजेंस को अपना ग्रेटेस्ट वेपन बनाया और रिजल्ट स्पीक फॉर देमसेल्व्स। उसने प्रूव किया कि ब्रेन ब्रॉन्ज से ज्यादा पावरफुल हो सकता है जब प्रॉपर्ली यूज्ड हो।